नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं तास्किन इंस्टीट्यूट के इस महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। आज मैं बात करने वाला हूं आपसे संविधान का विकास और उससे जुड़े हुए आपके विभिन्न अधिनियम जो भारत में संविधान लागू होने से पहले ही ब्रिटिश सरकार ने जारी किए थे। तो देखिएगा, यहाँ पर आ रहा है प्रश्न नंबर ए। भारतीय संविधान के विकास की प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण। ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान की निर्माण की प्रक्रिया, इसके विकास की जो प्रक्रिया है उसका जो प्रारंभिक चरण है वो कौन क्या माना जाता है। तो आप देखिएगा, ये है आपका रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में आया था। ध्यान दीजिएगा, यह आया था 23 जून 1773। 23 जून 1773 को आने वाला रेगुलेटिंग एक्ट, इसी एक्ट से भारत में संविधान का प्रारंभ माना जाता है। अब ये भारत में सबसे पहले या सबसे प्रथम सर्वप्रथम जो कानून निर्माण की प्रक्रिया हुई, जो कानून बना, वो सबसे पहले ब्रिटिश सरकार ने अब ये रेगुलेटिंग एक्ट के रूप में पारित किया था। याद कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने पढ़ा है प्लासी का युद्ध। आपने पढ़ा है प्लासी का युद्ध। 1757। तो आप देखिएगा, प्लासी का युद्ध 1757 हुआ था। तो इसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित करके ब्रिटिश सरकार ने एक तरह से कहा जाए तो बंगाल में अपने शासन की नींव रखी थी। तो इस युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजों के शासन की, ब्रिटिश शासन की भारत में क्या रख दी गई थी, नींव रख दी गई थी। इसके बाद अभी यह हुआ था बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध यह हुआ था 24 अक्टूबर 1764 को। तो आप देखिएगा, बक्सर के युद्ध के बाद यहां तो प्लासी के युद्ध के बाद तो भारत में ब्रिटिश सरकार की यानी अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। लेकिन बक्सर के युद्ध के बाद आप देखिएगा, बंगाल में पूरी तरह से ब्रिटिश शासन जो था वो स्थापित हो गया। शासन की स्थापना हो गई थी। शासन की क्या हो गई थी? स्थापना हो गई थी। तो ऐसे हालत में आप देखिएगा, ब्रिटिश सरकार जो भारत में क्या करने आई थी? व्यापार करने आई थी। वो अब व्यापार के साथ साथ यहाँ पर राज्य भी करने लग गई थी, अर्थात बंगाल में शासन स्थापित हो गया था। तो ऐसे हालत में ब्रिटिश सरकार जो थी उसको ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश सरकार जो थी उसने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC, ब्रिटिश सरकार जो थी उसने क्या किया? EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण कहूं या मैं कहूं, अब नियंत्रण तो आगे आएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद जो थी उसने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था रेगुलेटरी एक्ट से। हस्तक्षेप, रेगुलेटरी एक्ट से। अभी जब ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी तो ये भारत में व्यापार कर रही थी, तब तक सब ठीक था। लेकिन व्यापार करने के बाद, प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो गया था। तो इसी कारण रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे इस समय? प्रधानमंत्री थे आपके लॉर्ड नॉर्थ। तो प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने 23 जून 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट जारी किया था। और इसी से ईस्ट इंडिया कंपनी के जो क्रियाकलाप थे, भारत में जो व्यापार और राज्य कर रहा था, उसके ऊपर ब्रिटिश संसद ने क्या कर दिया था? हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया था। तो आप देख रहे हैं कि इसी एक्ट के द्वारा भारत में क्या हुआ है? संविधान का प्रारंभ माना जाता है। तो इसी को हम कहेंगे भारत में संविधान के विकास का प्रारंभिक चरण, जो कब आया? 23 जून 1773। क्यों आया? ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में राज कर रही, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में ब्रिटिश संसद का क्या करने के लिए? हस्तक्षेप, इंटरफेयर शुरू हुआ यहाँ से। भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में राज कर रही है, व्यापार कर रही है, तो उसमें हस्तक्षेप कहां से शुरू हुआ? इसी एक्ट से। और इसी एक्ट से क्या माना जाता है? भारतीय संविधान का विकास का प्रारंभिक चरण, यानी भारतीय संविधान के विकास का अब इसी एक्ट के द्वारा क्या माना जाता है? प्रारंभ माना जाता है, शुरुआत मानी जाती है। तो आगे इसी को क्या बोलेंगे हम? भारतीय संविधान के विकास की प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण, जो कब आया? 23 जून 1773 को। इसका उत्तर हो जाएगा 23 जून 1773। रेगुलेटिंग है। कौन सा एक्ट है? रेगुलेटिंग। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2। सर एलिजा एमपी
एलिजा एम्पे का संबंध किस क्षेत्र से था? ध्यान दीजिएगा, अभी अभी बताया मैंने रेगुलेटिंग एक्ट, आपने जाना रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा आप देखिएगा यहां पर भारत में एक प्रावधान किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत में सबसे पहले, भारत में सबसे पहले आप देखिएगा एक उच्चतम न्यायालय, एक उच्चतम न्यायालय के गठन का, उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया था। और उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में हो गई थी कलकत्ता। कहां पर हो गई थी? कलकत्ता। 1774 में कलकत्ता में अब ये उच्चतम न्यायालय की स्थापना की थी सबसे पहले। आपसे बोलूं कि भारत में बनने वाला पहला न्यायालय, पहला उच्चतम न्यायालय जो था वो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही 1774 में कलकत्ता में स्थापित हुआ था। तो ये जो सर एलिजा एमपी थे, सर एलिजा एमपी, ये आपके न्यायिक क्षेत्र यानी इस न्यायालय के, भारत में बनने वाले उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। भारत में बनने वाले उच्चतम न्यायालय के कौन थे? मुख्य न्यायाधीश थे। तो आपसे कहिए भारत में बनने वाले पहले न्यायाधीश कौन हो गए? सर एलिजा एमपी। और ये जो एलिजा एमपी है ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बने थे भारत में। तो भारत में इसकी स्थापना 1774 में कलकत्ता में की गई थी। किस एक्ट में प्रावधान किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट में। तो सर एलिजा एमपी का संबंध किससे है? न्यायिक क्षेत्र से, उच्चतम न्यायालय। और तो इस प्रकार अभी ये सर एलिजा एमपी हो जाएंगे आपके जो भारत में बनने वाले उच्चतम न्यायालय, पहले उच्चतम न्यायालय जो कलकत्ता में बना था 1774 में, के मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस थे सर एलिजा एमपी। प्रश्न नंबर 3, 1774 देखिएगा, प्रश्न पिछले प्रश्न से जुड़ा हुआ। 1774 में कलकत्ता में स्थापित उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? कुल मतलब मुख्य न्यायाधीश अभी बताए, मुख्य न्यायाधीश तो कौन थे आपके? सर एलिजा एमपी, सर एलिजा एम्पे या एमपी, सर एलिजा एमपी, ये तो थे इसके मुख्य न्यायाधीश। तो एक तो हो गए चीफ जस्टिस। इसके अलावा देखिएगा इस उच्चतम न्यायालय में 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। तो कुल मिलाकर अब इसमें कितने थे? 4। इसमें कितने थे? 4। कुल मिलाकर भारत में बनने वाले पहले उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश थे वो थे कितने? 4। तो अब इसमें ये तो हो गए मुख्य, ये तो हो गए आपके सीजे चीफ जस्टिस। इसके अलावा अन्य न्यायाधीश कौन कौन थे? तो अब एक तो थे यहाँ पर हाइड, अन्य न्यायाधीश में एक तो थे हाइड, एक थे आपके लिमेस्टर, एक कौन थे? लिमेस्टर, और एक थे यहां पर चैम्बर्स। तो कुल मिलाकर एक तो हो गए सर एलिजा एमपी जो मुख्य न्यायाधीश हैं, और ये तीन जो हैं वो कौन से हैं? अन्य न्यायाधीश। तो कुल मिलाकर अब ये भारत में बनने वाले उच्चतम न्यायालय, पहले उच्चतम न्यायालय जो 1774 में कलकत्ता में बना था, में कुल कितने न्यायाधीश थे? तो 4 थे, जिसमें सर एलिजा एमपी तो चीफ जस्टिस थे यानी इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, और अन्य न्यायाधीशों में एक हाइड थे, एक लिमेस्टर थे, और एक कौन थे? चैम्बर्स। तो कुल मिलाकर भारत में बनने वाले उच्चतम न्यायालय के कुल कितने न्यायाधीश थे? इसमें 4 थे, एक एलिजा एमपी और 3। तो कुल मिलाकर इसमें कितने न्यायाधीश थे? 4। ये रहे आपके सामने 4 न्यायाधीश। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4। किस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, किस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी? ध्यान दीजिएगा, ये था आपका पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1774। पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत में शासन था, EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC का जो शासन था उसको 2 भागों में बांट दिया गया था। द्वैध शासन, दोहरा शासन, यानी 2 भाग कर दिए गए थे, जिसमें एक तो बनाया था इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक तो क्या बनाया था इन्होंने? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल करने का काम करना है। तो ये जो कंट्रोल करने बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, ये तो राजनीतिक मामलों की देखरेख करता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो क्या करता था? राजनीतिक मामलों की देखरेख करता था। और एक बनाया था इन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स,
एक क्या बनाया था इन्होंने, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो आप देखिएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स दो भागों में बांट दिया कंपनी के शासन को पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। तो आप देखिएगा इसके द्वारा क्या किया गया कि यहाँ पर अब ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो जो है उसको तो राजनीतिक मामले पकड़ा दिए, इसको दे दीजिए राजनीतिक मामले, जो भी प्रशासन और प्रशासन से संबंधित मामले उसकी तो देखरेख कौन करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो था इनको व्यापारिक मामले सौंप दिए, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के साथ साथ अब राज्य भी कर रही थी। तो ऐसे हालत में ये दो भाग जो बनाए गए, ये किसमें बनाए गए थे, पिट्स एक्ट ऑफ इंडिया, पिट्स एक्ट ऑफ इंडिया 1784 में। और आपने अगर आपसे पूछे कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर, EIC के शासन पर ब्रिटिश संसद का इसी एक्ट के द्वारा पूर्ण नियंत्रण, पूर्ण कंट्रोल, पूर्ण नियंत्रण में आ गई थी, ब्रिटिश संसद के पूर्ण नियंत्रण में आ गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में। पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा कंपनी के शासन को दो भागों में बांट दिया गया, एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो गया जो राजनीतिक मामले देखेगा, एक हो गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो व्यापारिक मामले देखेगा। साथ ही साथ इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर ब्रिटिश संसद का, किसका, ब्रिटिश संसद का, ब्रिटिश संसद का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया था पूरी तरह से। अब किसके कंट्रोल में आ गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में, ब्रिटिश संसद के कंट्रोल में आ गई थी। तो ये सारे काम किस एक्ट के द्वारा हुए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। प्रधानमंत्री, ब्रिटिश प्रधानमंत्री पिट ने जारी किया था इस एक्ट को। तो इसके द्वारा ब्रिटिश शासन, ब्रिटिशों के ईस्ट इंडिया कंपनी पर भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी पर भारत में ब्रिटिश संसद का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया था। और इसी के द्वारा कंपनी के शासन को दो भागों में बांट दिया गया था, एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इस प्रकार ये कौन सा एक्ट है आपका, पिट्स एक्ट ऑफ इंडिया 1784। आगे चलते अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5, 1813 के अधिनियम, 1813 के अधिनियम, चार्टर एक्ट 1813 निम्नलिखित में से निम्नलिखित के उन्मूलन का प्रारंभ किया गया। किसका प्रारंभ किया गया, किसका उन्मूलन किया, अर्थात किस चीज को यहां पर समाप्त किया था। चार्टर एक्ट 1813 मुक्त व्यापार कानून, इसका नाम क्या है, चार्टर एक्ट 1813 को मुक्त व्यापार कानून के नाम से जानते हैं, इसके नाम से जानते हैं इसको, मुक्त व्यापार कानून, मुक्त व्यापार कानून के नाम से जानते हैं चार्टर एक्ट 1813 को, एक्ट ऑफ 1813। अभी इसके साथ भारत के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार, किसका उन्मूलन किया है, भारत में, भारत के साथ व्यापार में, भारत के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार जो था उसको यहाँ पर उन्मूलन कर दिया, यानी समाप्त कर दिया था। यानी क्या कर दिया था, मतलब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार पर एकाधिकार था, एकमात्र, वन एंड ऑल, तो उसको क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। बिल्कुल इसका उत्तर यही है, इसका उत्तर यही है। और देख लेते हैं, भारतीय चाय पर कंपनी का एकाधिकार उन्मूलन नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुआ, यह 1833 में होगा। ये कब होगा, 1833 में। फिर चीन के साथ व्यापार पर भी कंपनी का एकाधिकार, ये भी 1833 में होगा। इसके बाद प्रशासनिक पदों पर कंपनी का एकाधिकार, ये भी 1833 में होगा। तो ऐसी हालत में इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एक, केवल एक। ध्यान दीजिएगा, 1813 के अधिनियम ने निम्नलिखित में से निम्नलिखित के उन्मूलन का प्रारंभ किया। किसके उन्मूलन का प्रारंभ किया, यानी किसको समाप्त करने का प्रारंभ किया। तो इस एक्ट की सबसे महत्वपूर्ण बात जो थी वो क्या थी, भारत के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया था। किसका उन्मूलन किया है, तो उन्मूलन किया है भारत में कंपनी का, भारत के साथ जो व्यापार कर रही है कंपनी, उस पर जो उसका एकाधिकार था उसको यहाँ पर क्या किया था, समाप्त किया था। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा इसका केवल एक। आप देखना, अगर इस एक्ट की अगर मैं बात करूं तो 1813 के एक्ट के साथ ही भारत में ईसाई मिशनरियों को, इसके अलावा यहाँ पर और क्या सिस्टम किया था, ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने की छूट दी थी, ईसाई धर्म का प्रचार करने की छूट दी थी।
तो एक्ट ऑफ 1813 यानी 1813 के चार्टर एक्ट में अभी एक दो काम किए गए थे। एक तो भारत के साथ जो व्यापार है, कंपनी का जो एकाधिकार है, उसको समाप्त किया गया था। और एक काम यहाँ पर क्या हुआ था, इसी एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार फर्स्ट टाइम ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने की यहाँ पर छूट दी थी। और ये दो जो लिखे हैं यहाँ पर, ये सब जाएंगे, ये जाएंगे सारे सारे 1833 के। ये प्रावधान 1833 में किया गया। 1813 में केवल एक तो ये रहा, और एक कौन सा प्रावधान किया गया है, ईसाई मिशनरियों को भारत में व्यापार करने की छूट दी गई। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा केवल ए। और आप अलग से याद कर लीजिएगा, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही क्या किया गया है, ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने की छूट दी है। अच्छा, इस एक्ट को मुक्त व्यापार कानून मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि जो भारत में अंग्रेजों का कंपनी के जो एकाधिकार था व्यापार पर, उसको मुक्त कर दिया गया। उसको क्या कर दिया गया? मुक्त कर दिया, समाप्त कर दिया गया। अब एकाधिकार को यहाँ पर समाप्त किया। तो ये दो महत्वपूर्ण प्रावधान हुए थे आपके 1813 के चार्टर। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया था? मतलब कहना चाह रहे शब्द ध्यान दीजिएगा, भारत में सबसे पहले गवर्नर जनरल जो बनाए गए थे, वो बनाए गए थे बंगाल में। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। तो बंगाल से ही पूरे भारत पर ब्रिटिश सरकार शासन कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था। तो इसी दौरान 1833 का चार्टर एक्ट आया था। कौन सा एक्ट आया था? 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा अब बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और भारत का पहला गवर्नर जनरल, पूरे भारत की बात कर रहा हूं, बंगाल में बना था पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। और बात करेंगे भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पहला फर्स्ट गवर्नर जनरल जो बना था, वो था आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो ये आपके पूरे भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, जो किस एक्ट के द्वारा बनाए गए? भारत के पहले गवर्नर जनरल 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बनाए गए थे। और भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कह रहा है प्रश्न, बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, तो किस एक्ट के द्वारा बनाया गया? 1833 में। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग बना था। ध्यान कीजिए, सती प्रथा पर रोक लगाने वाले। आगे आ रहा है आपका प्रश्न नंबर 7। किस कानून के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ? किसके द्वारा समाप्त हुआ? तो याद कीजिए 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया ने, ब्रिटिश महारानी का नाम है विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया। ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया ने 1 नवंबर 1858 को 1 नवंबर 1858 को लंदन में अपनी घोषणा करते हुए कहा कि अब भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार था पहले, और फिर ये अधिकार करके बैठ गए और यहाँ पर क्या करने लगे थे? शासन। तो ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया ने 1 नवंबर 1858 को लंदन में घोषणा करते हुए कहा था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत में शासन चल रहा है, उसको समाप्त कर दिया जाएगा और इस शासन को अब ब्रिटिश राजा के हाथों में लिया जाएगा। सीधा किसके हाथों में? ब्रिटिश राजा के हाथों में। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन किस एक्ट के द्वारा समाप्त हुआ है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, भारत शासन सुधार अधिनियम 1858, द एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम भी इसे कहा जाता है। और इसे कहा जाता है विक्टोरिया का घोषणा पत्र। तो इसी एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी का शासन जो था वो समाप्त किया गया और कंपनी का जो शासन था उसे ब्रिटिश राजा के हाथों में ले लिया गया था। तो ये कौन सा एक्ट था आपका? 1858 का एक्ट, द एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, भारत शासन सुधार अधिनियम 1858। प्रश्न नंबर, बात करते हैं अब अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 8।
ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आ रहा है अब भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861 के बारे में सही कथन है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या क्या कथन है सही। गवर्नर जनरल की परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की अधिकतम संख्या 12 प्रस्तावित की गई। बिल्कुल 5 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 12 कर दी गई थी। फिर अतिरिक्त सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष काल प्रस्तावित किया गया, नहीं, इनके लिए कार्यकाल 1 वर्ष के लिए प्रस्तावित नहीं किया गया। अतिरिक्त सदस्यों को परिषद की बैठक में तभी भाग लेने की अनुमति थी, तभी भाग लेने की अनुमति जबकि एक विधेयक को पारित किया जाना होता था। बिल्कुल, ये जो भारतीय इन्होंने शामिल किए थे पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया में, उन लोगों को बैठक में शामिल होने की अनुमति तभी थी जब वो कानून यानी विधेयक को पास करना होता था, क्योंकि इनका मत चाहिए तो उस समय इनकी जरूरत थी, तभी ये भाग लेते थे। बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पर लिखा है लॉर्ड कैनिंग, भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने बनारस के राजा, पटियाला के राजा को परिषद में मनोनीत किया था। बिल्कुल मनोनीत किया था इन्होंने कानून बनाने की प्रक्रिया में। तो अभी यहाँ पर ये 3 कथन सही हो जाते हैं, 1, 3 और 4। ढूंढ लीजिए कहां पर है 1, 3 और 4, ये रहा आपका उत्तर। 1861 का अधिनियम, अभी 1858 के अधिनियम में जो कमियां रह गई उन कमियों को पूरा करने के लिए तुरंत में 1861 का अधिनियम भी पारित किया गया था। तो इसमें अभी परिषद के सदस्यों, अतिरिक्त सदस्यों की संख्या जो थी 5 से बढ़ाकर 12 कर दी थी। इसके अलावा जो अतिरिक्त सदस्य भारतीय जो शामिल होते थे उनको विधेयक पारित होता था तभी उसको बैठकों में बुलाया जाता था। और अभी इसके लिए लॉर्ड कैनिंग ने अभी 3 सदस्यों को मनोनीत किया था, जिसमें एक तो बनारस के राजा थे, एक पटियाला के राजा थे और एक थे आपके सर दिनकर राव। एक कौन थे, सर दिनकर राव। तो इन 3 लोगों को आगे लॉर्ड कैनिंग ने मनोनीत किया था। इस प्रकार आप देखिएगा इस प्रश्न का उत्तर पहला भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। तो उत्तर हो जाएगा इसका 1, 3 और 4। आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 9, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की मुख्य विशेषता थी। 1892 की मुख्य विशेषता क्या थी? तो अभी इसमें अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में 60 तक वृद्धि की गई। अतिरिक्त सदस्यों को सार्वजनिक हित के मुद्दों पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर है। अतिरिक्त सदस्यों को, जो भारतीय सदस्य होते थे अतिरिक्त सदस्य के रूप में, उनको पहली बार ब्रिटिश सरकार ने अभी सार्वजनिक हित यानी बजट, सार्वजनिक हित यानी क्या, बजट के मुद्दों पर प्रश्न पूछने की, बहस करने की छूट दी गई थी। पहली बार 1892 के अधिनियम में यह काम हुआ था। अतिरिक्त सदस्यों को सार्वजनिक हित यानी बजट पर प्रश्न पूछने की, बहस करने की छूट दी थी। बिल्कुल ठीक। किस अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली को आरंभ किया था? ध्यान दीजिएगा, ये था मार्ले मिंटो अधिनियम। कौन सा अधिनियम है? मार्ले मिंटो अधिनियम। मार्ले मिंटो अधिनियम जो पास हुआ था 1909 में। मार्ले और मिंटो, अभी इस अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम को क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहा जाता है। मार्ले इस समय भारत सचिव थे। मार्ले कौन थे? तो इस समय भारत सचिव थे। और मिंटो कौन थे? तो भारत के वायसराय थे। मिंटो कौन थे? भारत के वायसराय। तो यह अधिनियम मार्ले मिंटो ने पारित किया था, इसलिए इसको मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहा जाता है। 1909 का अधिनियम। और इसी अधिनियम के द्वारा अब ये भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। अब इसी अधिनियम के द्वारा आप कह सकते हैं संप्रदायवाद, भारत में सबसे पहले कानूनी रूप से सांप्रदायिकवाद को वैधानिकता प्रदान की गई थी। पहली बार धर्म के आधार पर कानून बनाए गए थे। संप्रदाय का मतलब क्या है? संप्रदाय मतलब धर्म के आधार पर कानून बनाए गए थे, वैधानिकता दी गई थी। वैधानिकता देने यानी धर्म को कानूनी मान्यता दी गई थी। और इसके द्वारा अब ये मुसलमानों को सर्वप्रथम पृथक निर्वाचन की छूट दी थी। मुसलमानों को सर्वप्रथम किसकी छूट दी थी?
पृथक निर्वाचन की छूट दी थी ब्रिटिश सरकार ने, मार्ले मिंटो ने। अब इसी कारण मार्ले मिंटो को भारत में संप्रदायवाद का जनक कहा जाता है। याद रखना, इसी एक्ट के द्वारा एक तरह से आप कह सकते हैं, अरे राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक पुस्तक लिखी थी, इंडिया डिवाइडेड में वो कहते हैं कि भारत का, समझ कीजिएगा, पाकिस्तान का निर्माण मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं किया। पाकिस्तान का निर्माण मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं किया, अपितु मार्ले मिंटो ने किया। क्यों? क्योंकि इन दोनों ने ही इस अधिनियम के द्वारा, एक्ट ऑफ 1999, मतलब क्योंकि 1909 के अधिनियम के द्वारा पहली बार संप्रदायवाद को वैधानिकता प्रदान की थी, कानून बनाए थे। और अब ये मुसलमानों को चुनाव में पृथक निर्वाचन की छूट दी थी, अलग से आरक्षण दिया था सबसे पहले मुसलमानों को धर्म के आधार पर। तो अब ये धर्म के आधार पर हमको लड़ाने का काम किसने किया है? इन मार्ले मिंटो ने। तो मार्ले मिंटो को भारत में संप्रदायवाद का जनक कहा जाता है। अभी का इन लोगों ने ब्रिटिश सरकार को पत्र लिखा था कि हमने भारत में ऐसी फसल के बीज बोए हैं जो भविष्य में, ऐसे बीज बोए हैं जो भविष्य में जिसकी फसल क्या होगी? बहुत कड़वी होगी। भारत के विभाजन की नींव रखने वाले मार्ले मिंटो। और ये कौन सा अधिनियम है? 1909 का अधिनियम। तो भारत में सबसे पहले सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली का आरंभ किसने किया था? मार्ले मिंटो ने किया था। कौन से एक्ट में किया था? 1909 में। संप्रदायवाद को वैधानिकता दी थी पहली बार, और मुसलमानों को चुनाव में अलग से पृथक निर्वाचन की छूट दी थी। तो इस प्रकार भारत में कड़वी फसल के बीज बोने वाले मार्ले मिंटो थे। राजेंद्र प्रसाद ने भी इन्हीं का नाम लिया है। भारत के पहले राष्ट्रपति। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक में पाकिस्तान का निर्माण मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं किया, मार्ले मिंटो ने किया था। इस अधिनियम के लिए इनको इस बारे में उन्होंने कहा। तो अब ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को आरंभ करने वाले कौन हो गए? मार्ले मिंटो। किस एक्ट के द्वारा? 1909 के अधिनियम के द्वारा। प्रश्न नंबर 10, किस भारतीय अधिनियम के अंतर्गत भारत में द्वैध शासन की स्थापना की गई? भारत में द्वैध शासन की स्थापना की गई। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए अगर ये पूछे सबसे पहले दोहरा शासन, कंपनी में दोहरा शासन, तो वो पिट्स एक्ट में लगा था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन ये पूछ रहा है अधिनियम, तो याद रखिएगा यहां पर आया था एक्ट ऑफ 1919, 1919 का अधिनियम। 1919 के अधिनियम के द्वारा आप देखिएगा, इस एक्ट के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। दोहरा शासन, प्रांतों में द्वैध शासन यानी कौन सा शासन? दोहरा शासन लागू किया था। और प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया था। एक तो थे आरक्षित विषय, एक तो कौन से विषय थे? आरक्षित विषय। और एक थे आपके स्थानांतरित विषय, ट्रांसफरेबल। तो आरक्षित विषय थे और दूसरे कौन से थे? स्थानांतरित विषय। तो भारत में पहली बार किस एक्ट के द्वारा? 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में दोहरा शासन लागू करके वहां के जो प्रांतीय विषय थे उनको दो भागों में, आरक्षित विषय और स्थानांतरित विषयों में बांट दिया था। आरक्षित विषय पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को होता था और स्थानांतरित विषय पर कानून बनाने का अधिकार भारतीयों को सौंप दिया था। इस प्रकार प्रांतों में सबसे पहले दोहरा शासन कब लागू किया गया? 1919 के अधिनियम में। किस भारतीय अधिनियम के अंतर्गत भारत में द्वैध शासन की स्थापना की गई? तो कौन सा अधिनियम है ये? 1919 का अधिनियम। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल में प्रथम बार 2 सदन बनाए गए थे? केंद्रीय विधानमंडल क्या होता है? आज की बात करो तो संसद, विधानमंडल कानून बनाने वाली संस्था कौन सी है? संसद। तो अभी ये वहां पर द्विसदनीय प्रणाली हमारे संसद की, राज्यसभा और लोकसभा। तो भारत में इसकी शुरुआत सबसे पहले किस अधिनियम के द्वारा? प्रथम बार यानी सबसे पहले अभी का केंद्र में द्विसदनीय प्रणाली लागू की गई थी। तो ये भी था आपका 1919 का अधिनियम। कौन सा अधिनियम था? 1919 का अधिनियम। अब इसी अधिनियम के द्वारा, 1919 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय प्रणाली, कौन सी? द्विसदनीय यानी 2 सदन वाली द्विसदनीय प्रणाली लागू की गई। द्विसदनीय प्रणाली यहाँ पर लागू की गई थी और अभी का केंद्रीय विधानमंडल के 2 सदन बनाए गए थे। एक तो बनाया था राज्य परिषद
तो बनाया था राज्य परिषद। अब ये राज्य परिषद जो है वो है उच्च सदन, और एक बनाया था केंद्रीय परिषद, एक बनाया था इन्होंने केंद्रीय परिषद। केंद्रीय परिषद, केंद्रीय परिषद जिसको विधान परिषद या विधानसभा भी कहते थे पहले, विधान परिषद या विधानसभा। तो ये जो होता था ये निम्न सदन होता था। तो अब भारत में सबसे पहले द्विसदनीय प्रणाली, भारत में केंद्रीय विधानमंडल में सबसे पहले द्विसदनीय प्रणाली, दो सदन बनाने का काम 1919 के अधिनियम में किया गया था। किस नाम से बनाया था? राज्य परिषद, जो क्या होता था? उच्च सदन। और यही राज्य परिषद आगे का 1954 में राज्यसभा के नाम से अभी चल रहा है, संचालित है। और ये केंद्रीय परिषद जिसको विधानसभा या विधान परिषद भी कहते थे, निम्न सदन, ये वर्तमान में 1952 से लोकसभा के रूप में काम कर रहा है। तो इन दोनों सदनों की शुरुआत जो भारत में की गई सबसे पहले प्रथम बार, वो कहां पर की गई थी? 1919 के अधिनियम में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। इस अधिनियम को क्या कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि इस समय मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड इस समय भारत के वायसराय थे। तो मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड ने इसको पारित किया था, इसलिए इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या आया? केंद्र में केंद्रीय विधानमंडल के दो सदन, पहली बार दो सदन कब बनाए गए? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अर्थात 1919 का अधिनियम में बनाए गए थे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 13, किस अधिनियम से लोक सेवा आयोग, किस अधिनियम से लोक सेवा आयोग के गठन का प्रयास किया गया? अब ये भी अधिनियम है आपका 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। ध्यान दीजिएगा, एक आयोग बनाया गया था जिसका नाम था ली आयोग। ली आयोग की सलाह पर भारत में लोक सेवा आयोग यानी संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के गठन का प्रावधान किया गया था, और इसका गठन हुआ था 1926। भारत में अब यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान, पहला प्रयास 1919 के अधिनियम में किया गया था। किसकी सलाह पर? तो ली आयोग की सलाह पर। अब 1919 के अधिनियम में कहा गया था कि भारत में भी संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। और इसका गठन कब हो गया? स्थापना हुई 1926 में। इसकी स्थापना कब हुई है? 1926 में। और संघ लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष, फर्स्ट अध्यक्ष जो थे वो थे सर रोस बारकर। भारत में जो संघ लोक सेवा आयोग बना था उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? सर रोस बारकर। कब बना? 1926 में। किस अधिनियम में सबसे पहले प्रयास किया गया? तो 1919 के अधिनियम में। और किसकी सलाह पर किया गया? तो ली आयोग की सलाह पर भारत में यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। स्थापना हो गई 1926 में, और इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? सर रोस बारकर। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। पिछले प्रश्न में चर्चा की थी हमने। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 14। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को असंतोषजनक, निराशाजनक और प्रकाशहीन सूर्य बताया। असंतोषजनक, निराशाजनक और प्रकाशहीन सूर्य बताया। किसने बताया? तो अभी ये है आपके बाल गंगाधर तिलक ने 1919 के अधिनियम को बिना प्रकाश का सूर्य कहा। क्या कहा? बिना प्रकाश का सूर्य, फ्यूज बल्ब, बिना प्रकाश का सूर्य कहा। उन्होंने कहा था कि ये जो अधिनियम है इसमें सुधार आधे अधूरे हैं। इसमें सुधार क्या है? आधे अधूरे हैं। और अभी इसीलिए उन्होंने कहा था कि ये जो अधिनियम है ये बिना सूरज का सवेरा, बिना प्रकाश का, बिना, समझ कीजिएगा, बिना सूरज का सवेरा, बिना सूरज का सवेरा इसको कहा था।
बिना सूरज का सवेरा, यानी प्रकाशहीन सूर्य, यानी क्या कहा है, प्रकाशहीन सूर्य का है। तो ये तो किसने कहा है, बाल गंगाधर तिलक ने। ये कहा है किसने, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा इसको बिना सूरज का सवेरा। और आप देखिएगा इस अधिनियम को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, इस अधिनियम को सुरेंद्र नाथ बनर्जी इस अधिनियम को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भारत में उत्तरदायी सरकार, भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना, उत्तरदायी सरकार की स्थापना में अब यह वास्तविक और ठोस कदम का, इसको क्या कहा, एस.एन. मुखर्जी ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसको कहा भारत में उत्तरदायी सरकार, भारत में उत्तरदायी सरकार की दिशा में वास्तविक और ठोस कदम कहा था। जबकि इसे कहा था सुभाष चंद्र बोस। जानते हैं नाम सुभाष चंद्र बोस का, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था इसे। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि जनता के लिए इस अधिनियम ने जनता के लिए नए बंधन गाड़ दिए, जनता के लिए नए बंधन गाड़ दिए। तो ध्यान रखना इस अधिनियम को, 1919 के अधिनियम को आज लोकमान्य बाल गंगाधर ने तो क्या कहा है, बिना सूरज का सवेरा। आप कह सकते हैं असंतोषजनक, निराशाजनक और प्रकाशहीन सूर्य, सूरज पकड़ के रखना, बाल गंगाधर तिलक ने कहा। इसके बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा इसको उत्तरदायी सरकार की स्थापना, भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना में वास्तविक और ठोस कदम कहा। जबकि सुभाष चंद्र बोस ने इसे कहा था जनता के लिए नए बंधन गाड़ दिए, इस अधिनियम ने जनता के लिए नए बंधन गाड़ दिए। तो अब ये तीन स्टेटमेंट इस अधिनियम से जुड़े हुए। और ये अधिनियम कौन सा है आपका, माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919। कौन सा है, एक्ट ऑफ 1919 के अधिनियम को इस प्रकार अभी इन तीन लोगों ने अलग अलग रूपों में, अलग अलग शब्दों में अपने अनुसार व्याख्या की थी। बिना सूरज का सवेरा, बाल गंगाधर तिलक, उत्तरदायी सरकार की स्थापना में वास्तविक और ठोस कदम का सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। और सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि इस अधिनियम ने जनता के लिए नए बंधन गाड़ दिए थे, मतलब उनको बेड़ियों में बांध दिया, ऐसा कहा था किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 15। भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताओं में शामिल है। ध्यान दीजिएगा, भारत शासन सुधार अधिनियम 1935 के अंतिम सुधार अधिनियम, अंतिम कहो, सबसे बड़ा कहो, सबसे विस्तृत कहो। अब ये गोलमेज सम्मेलनों के गोलमेज सम्मेलन में जो श्वेत पत्र जारी हुआ था उसके आधार पर ब्रिटिश सरकार ने इस अधिनियम को 1 अप्रैल 1935 के दिन पारित किया था और इस अधिनियम को 1 अप्रैल 1937 को लागू किया था और ये 14 अगस्त 1947 तक जारी रहा था। तो अभी इसमें क्या क्या बातें हुई थी, प्रांतीय स्वायत्तता, बिल्कुल। अब ये प्रांतों में लागू दोहरे शासन को, द्वैध शासन को, जो 1919 के अधिनियम में लागू हुआ था, मैंने बताया था पिछले प्रश्न में, तो प्रांतों में लागू द्वैध शासन को समाप्त कर प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, प्रांतों को स्वतंत्र कर दिया गया। संघीय न्यायालय की स्थापना, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, 1935 के अधिनियम के अनुसार ही भारत में एक संघीय न्यायालय, अखिल भारतीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान भी किया गया था और इसका गठन हो गया था 1937 में। केंद्र में अखिल भारतीय संघ, देखिएगा भारत में पहली बार भारत में जितने भी मतलब भारत में इस बार यहाँ पर 1935 तक भारत शासन है, जो पूरा भारत सरकार है, भारत जो बना हुआ है, उसकी 2 इकाइयां हुआ करती थी। एक तो थे ब्रिटिश प्रांत और बाकी थी देसी रियासतें। तो ब्रिटिश प्रांतों और देसी रियासतों को मिलाकर देश को एक करने की, अखिल भारतीय संघ बनाने की बात भी इसी अधिनियम में की गई थी। तो प्रांतीय स्वायत्तता देने की बात भी यहाँ की गई थी, संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान भी यहाँ पर किया गया था और अखिल भारतीय संघ बनाने की बात भी इसी अधिनियम में की गई थी। तो इसके अनुसार अब ये तीनों कथन ही क्या है यहाँ पर, सही, तीनों कथन यहाँ पर क्या है, सही। बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है 1935 का अधिनियम। तो ये इसमें ये तीनों ही काम हो गए थे। प्रश्न नंबर 16, ब्रिटिश कालीन भारत में संघीय सरकार की अवधारणा का सूत्रपात किस अधिनियम द्वारा किया गया। अभी देखा इसके पहले वाला प्रश्न, तो अभी वो कौन सा अधिनियम था आपका, भारत शासन सुधार अधिनियम 1935।
भारत में संघीय सरकार यानी एक यूनियन के रूप में सरकार बनाने की जो बात कही गई थी, सबसे पहले अखिल भारतीय संघ बनाने की जो बात कही गई थी वो कहां पर की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 में की गई थी। इसका उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। ब्रिटिश सरकार मतलब ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों को मिलाकर एक देश बनाने की चर्चा, भारत को संघ बनाने की, यूनियन बनाने की जो पहली बार बात की गई वो 1935 के अधिनियम में की गई थी। सूत्रपात हुआ, क्या हुआ है? सूत्रपात। तो कहां पर हुआ है? 1935 के अधिनियम। प्रश्न नंबर 17, किसने 1935 के अधिनियम, किसने 1935 के अधिनियम की आलोचना करते हुए, बुराई करते हुए एक दास्ता का घोषणा पत्र की संज्ञा दी थी? तो ध्यान दीजिएगा, 1935 के अधिनियम के बारे में भारतीय विभिन्न नेताओं ने अलग अलग बातें कही थी, जिसमें ये जो दास्ता का घोषणा पत्र कहा है, ये किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने। याद रखना, जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम को कहा था दास्ता का घोषणा पत्र। साथ ही इन्होंने कहा था कि हमें ऐसी कार दे दी गई है जिसमें ब्रेक तो ठीक है, इसमें ब्रेक तो क्या है? ठीक है, लेकिन उसमें इंजन नहीं है, बिना इंजन की गाड़ी। जवाहरलाल नेहरू ने इसको क्या कहा? बिना इंजन की गाड़ी। दास्ता का घोषणा पत्र कहते हुए इसे कहा था बिना इंजन की गाड़ी। गाड़ी में ब्रेक तो ठीक है पर गाड़ी में क्या नहीं है? इंजन ही नहीं, तो बिना इंजन की गाड़ी का। देख लीजिए यहाँ पर दूसरा नाम आ रहा है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने इस अधिनियम के बारे में कहा था कि यह अधिनियम बाहर से तो जनतंत्रीय व्यवस्था से मिलता जुलता है, लोकतंत्र से मिलता जुलता है, लेकिन भीतर से खोखला है। तो भीतर से खोखला किसने कहा था? मदन मोहन मालवीय ने। गांधी जी ने इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की और जो जिन्ना ने भी इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की। दास्ता का घोषणा पत्र कहते हुए इस अधिनियम को बिना इंजन की गाड़ी जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो दास्ता का घोषणा पत्र की संज्ञा किसने दी है? जवाहरलाल नेहरू ने। और मदन मोहन मालवीय ने इसको क्या कहा है? भीतर से खोखला, भीतर से खाली, भीतर से रीता कहा है मदन मोहन मालवीय। बात करेंगे प्रश्न नंबर 18। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत समवर्ती सूची में कितने विषय थे? ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय विषयों को, देश के विषयों को 1935 के अधिनियम में 3 सूचियों में बांटा गया था। ये 3 सूचियां कौन कौन सी थी? अभी एक तो थी संघ सूची, एक तो कौन सी थी? संघ सूची, एक थी आपकी राज्य सूची, और एक थी आपकी कौन सी? समवर्ती सूची। 3 सूचियां थी, 1, 2 और 3, ये 3 सूचियां थी। तो 1935 के अधिनियम में 3 सूचियां डाली थी। तो उस समय पर अभी इन 3 सूचियों में कितने विषय थे? मैं तीनों के बता देता हूं आपको। अभी इस समय पर इसमें संघ सूची में थे 59 विषय, 59 विषय। संघ सूची में कितने विषय थे? 59 विषय। राज्य सूची में थे 54 विषय, और समवर्ती सूची में थे 36 विषय। 59, 54, 36। तो अभी लीजिए 36 समवर्ती, क्या पूछ रहे हैं? समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो 36 विषय थे। ये रहा उत्तर आपका। समवर्ती सूची में कितने विषय थे टोटल? तो ये 36 विषय। समवर्ती सूची में कितने विषय आपके? 36 विषय। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती 3 सूचियां बनाई थी। तो उन संघ सूची में तो 59 विषय जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को होता है। राज्य सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को, 54 विषय। और समवर्ती सूची पर 36 विषय थे। समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को होता है, और मान्य होता है संसद का, क्योंकि बड़ी संस्था कानून बनाने वाली क्या है? संसद। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 59, 54 और 36 विषय थे। ये रहा आपका उत्तर। समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 36 विषय थे। प्रश्न नंबर 19। सिंध को बंबई प्रांत से पृथककरण किया गया था, अलग किया गया था। सिंध को बंबई से अलग करने का काम भी 1935 के अधिनियम में। सिंध को बंबई से अलग करने का काम भी किस अधिनियम में किया गया था? 1935 के अधिनियम में। एक तो सिंध 1935 के अधिनियम के द्वारा एक तो सिंध प्रांत बनाया गया, एक उड़ीसा,
एक तो सिंध प्रांत बनाया जो किससे अलग करके बनाया आपने, बंबई से अलग करके। एक दूसरा प्रांत बनाया था जो था उड़ीसा, और इसके अलावा बर्मा, बरार और अदन को भी भारत से अलग किया गया था। किस अधिनियम में, तो 1935 के अधिनियम में। सिंध और उड़ीसा भारत में दो नए प्रांत बनाए गए और बर्मा, बरार और अदन को भारत से अलग किया गया था। ये सारा काम किस अधिनियम में, 1935 के अधिनियम में किया गया। प्रश्न नंबर 20, कौन गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम विधि सदस्य था? कौन गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम विधि सदस्य था? तो आप लिखिएगा, ये जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में, परिषद में विधि सदस्यों को नियुक्त करने का, मनोनीत करने का जो काम हुआ था वो था 1833 के अधिनियम में, चार्टर एक्ट 1833। और ये जो अरे गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल होने वाले प्रथम विधि सदस्य थे लॉर्ड मैकाले। कौन थे? लॉर्ड मैकाले। आप ध्यान रखना, भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ करने वाले भी कौन है? लॉर्ड मैकाले। तो गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम विधि सदस्य जो शामिल हुए थे वो कौन थे आपके? लॉर्ड मैकाले। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, द एक्ट ऑफ 1833, 1833 के चार्टर एक्ट, जिसके द्वारा ही बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। भारत में दास प्रथा को भी समाप्त किया गया था। तो अभी ये कौन थे आपके विधि सदस्य? पहले लॉर्ड मैकाले। प्रश्न नंबर 21, किस अधिनियम द्वारा चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार व्यापार बंद कर दिया गया था? ध्यान रखना, भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार खत्म हुआ था मुक्त व्यापार कानून में 1813 में, लेकिन चीन के साथ जो उनका व्यापार होता था उस पर उनका एकाधिकार था। पर इसे भी 1833 चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा इसे समाप्त किया गया था, बंद कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। तो एक प्रावधान तो ये हुआ। फिर यहाँ पर दूसरा, इसी 1833 के चार्टर एक्ट में दूसरा प्रावधान क्या हुआ था? बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का, बंगाल के गवर्नर जनरल को अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। और पूरे भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। पिछले प्रश्न में बताया था मैंने आपको। और तीसरा यहाँ पर जो महत्वपूर्ण प्रावधान क्या हुआ था? भारत में पहली बार कानूनी रूप से दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा था। सबसे पहले भारत में कानून के अनुसार सबसे पहले किस एक्ट के द्वारा? तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही दास प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। तो कंपनी का जो चीन के साथ एकाधिकार था, व्यापार का जो अधिकार था, उसे कहां समाप्त किया गया? 1833 के चार्टर एक्ट में। और इसी के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल भी बनाया गया था। और भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इसी एक्ट के द्वारा, कौन सा एक्ट? 1833 के द्वारा भारत में दास प्रथा पर भी सर्वप्रथम प्रतिबंध लगाया गया था। प्रश्न नंबर 22, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय प्रशासन में जो महान परिवर्तन आया वह है 1919 के अधिनियम में सबसे महत्वपूर्ण काम प्रांतों के रूप में, प्रांतों में पूछ रहा है तो प्रांतों में दोहरा शासन लागू किया था। प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में कौन सा शासन? दोहरा शासन लागू करके प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया था, आरक्षित विषय और स्थानांतरित विषय। तो सबसे महत्वपूर्ण काम कहां पर? प्रांतीय प्रशासन में पूछ रहा है। तो प्रांतीय प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण काम 1919 के अधिनियम में क्या हुआ था? प्रांतों में दोहरा शासन लागू किया गया था 1919 के अधिनियम। प्रश्न नंबर 23, किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रयास किया गया? प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रयास किया गया। उत्तरदायी शासन की स्थापना 1919। ये भी कौन सा अधिनियम है आपका? 1919। प्रांतों में दोहरा शासन, प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना का पहला प्रयास भी कब? 1919 के अधिनियम में किया गया था। तो बताओ इसका क्या नाम था? बोलिए। 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड ने पारित किया था, इसलिए 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। तो प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना का पहला प्रयास कहां पर किया गया? 1919 के अधिनियम।
प्रश्न नंबर 24 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, देख लीजिए बार बार आ रहा है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 का अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कौन सा है? 1919 का अधिनियम। तो इन दोनों ने जारी किया। मॉन्टेग्यू इस समय भारत के भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड इस समय भारत के वायसराय थे। तो उन दोनों ने जारी किया, इसलिए इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 25 ईसाइयों के लिए किस अधिनियम के अंतर्गत पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया था? ध्यान दीजिएगा, यह भी 1919 का अधिनियम है। 1919 के अधिनियम में अल्पसंख्यकों को, भारत में जो माइनॉरिटी है, कौन कौन है? तो अभी एक तो ईसाई है, एक हो गए आंग्ल इंडियन, एक हो गए सिख और एक हो गए यूरोपियन। 1919 के अधिनियम के द्वारा ईसाइयों, यूरोपियनों, आंग्ल इंडियनों और सिखों को पृथक निर्वाचन की छूट दी गई थी। इनको चुनाव जो था वो पृथक निर्वाचन का प्रावधान यहाँ पर किया गया था। तो ये कौन सा अधिनियम था? 1919 का अधिनियम। तो बताओ, मुसलमानों को सबसे पहले भारत में चुनाव में प्रतिनिधित्व दिया गया, अलग से निर्वाचन, पृथक निर्वाचन की छूट दी गई। तो पृथक निर्वाचन यानी अलग से प्रतिनिधित्व दिया गया, तो वो कौन सा अधिनियम था? 1909। उसके बाद ईसाई, आंग्ल इंडियन, सिख और यूरोपियनों को कौन से अधिनियम के अंतर्गत? 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के अंतर्गत इनको पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया था। प्रश्न नंबर 26 निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय शासन अधिनियम 1919 की विशेषता नहीं थी? 1919 की विशेषता कौन सी नहीं थी? ध्यान दीजिएगा, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायी का, मैंने बताया था 2 सदन बनाए गए भारत में सबसे पहले, राज्य परिषद और केंद्रीय परिषद 1919 के अधिनियम में। प्रत्यक्ष निर्वाचन, केंद्र में द्वैध शासन, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत भी 1919 के अधिनियम से हुई थी। लेकिन केंद्र में दोहरा शासन 1935, याद कीजिए, 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों के दोहरे शासन को समाप्त कर प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, स्वतंत्रता दी गई और दोहरे शासन को केंद्र में लागू किया था 1935 में। ये पूछ रहा है 1919 की विशेषता नहीं है, तो ये नहीं है, क्योंकि ये कौन से अधिनियम की विशेषता है? 1935 के। एक को देख लीजिए, केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों की विधान निर्माण की शक्ति, बिल्कुल इनको विधान निर्माण यानी कानून निर्माण की शक्ति दी गई थी। तो ऐसे हालत में केंद्र में दोहरा शासन 1935 में लागू हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? केंद्र में द्वैध शासन, इसका नहीं है, 1919 का नहीं है। कब का है? 1935। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 27 भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के अधिनियम के द्वारा की गई। कब की गई थी? 1935 के अधिनियम। पूरे देश का एक न्यायालय बनाने की जो बात सबसे पहले कही गई थी वो 1935 के अधिनियम में कही गई थी। और आगे संघीय न्यायालय जो बना, इसकी स्थापना 1937 में हुई। 1935 में तो कहा है कि बनाएंगे, और स्थापना कब हुई? तो 1937 में हुई। और यही संघीय न्यायालय वर्तमान में भारत का सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, वो कब बन गया था? 1937 में। किस अधिनियम के तहत बना था? 1935 के अधिनियम के तहत। 1937 में इसकी स्थापना हो गई थी, पर और यही आगे चलकर आपका क्या बना है? वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय बना है, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय बना है। तो इसकी स्थापना का प्रावधान 1935 के अधिनियम में किया गया था। स्थापना कब हुई? तो 1937। प्रश्न नंबर 28 निम्नांकित में से क्या भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? क्या विशेषता इसमें नहीं है? संघ और प्रांतीय स्वायत्तता बिल्कुल है। आगे संघीय न्यायालय, एक तो क्षमा कीजिएगा, अखिल भारतीय संघ बनाने की बात कही थी और प्रांतों के दोहरे शासन को समाप्त करके प्रांतों को स्वायत्तता दी गई थी, बिल्कुल ठीक है।
केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन प्रांतों में समाप्त करके केंद्र में लागू किया गया था, बिल्कुल ठीक है। समवर्ती सूची का सृजन बिल्कुल किया गया था। समवर्ती सूची का सृजन 3 सूचियां बनाई थी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची बिल्कुल बनाई थी। लेकिन प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन इसकी विशेषता नहीं है, क्योंकि प्रांतों में द्वैध शासन कब लागू किया गया था? 1919 के अधिनियम में। तो ऐसे हालत में यहाँ पर 1935 की विशेषता कौन सी नहीं है? प्रांतों में द्वैध शासन। प्रांतों में दोहरे शासन को तो यहाँ पर समाप्त किया गया था, और लागू कब किया गया था? तो 1919। तो ये तीनों बातें तो सही है, 1935 के अधिनियम की विशेषता है, लेकिन ये विशेषता 1919 की है। इसका उत्तर हो जाएगा प्रांतों में द्वैध शासन। प्रश्न नंबर 29। किस व्यक्ति ने भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में कहा कि वह एक यंत्र यानी मशीन था जिसके अवरोध यानी ब्रेक्स शक्तिशाली थे, किंतु इसमें इंजन नहीं था? मैंने आगे बताया था आपको, दास्ता का घोषणा पत्र बताओ किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम को दास्ता का घोषणा पत्र, दास्ता का घोषणा पत्र कहते हुए कहा था कि हमें एक ऐसी कार दे दी गई है, हमें एक ऐसी मशीन दे दी गई है जिसमें अवरोध यानी ब्रेक तो ठीक है, लेकिन गाड़ी में इंजन ही नहीं है, बिना इंजन की गाड़ी। लिखा था मैंने आगे, बिना इंजन की गाड़ी। हमें एक ऐसी कार दे दी गई है जिसमें ब्रेक तो ठीक है, ब्रेक लगाते रहो, और गाड़ी में इंजन नहीं। और दास्ता का घोषणा पत्र भी किसने कहा था? इसे जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। प्रश्न नंबर 30। प्रांतों में द्वैध शासन के तहत कौन सा विषय प्रांतीय विषयों के तहत आरक्षित विषय था? अभी यह प्रांतों में दोहरा शासन लागू किया गया था 1919 के अधिनियम में। कब लागू किया था? 1919। प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन लागू करके प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा था। एक तो थे आरक्षित विषय, और दूसरे कौन से थे? स्थानांतरित विषय। तो आप देखिएगा, आरक्षित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को होता था। किसको होता था? गवर्नर जनरल को। और स्थानांतरित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भारतीयों को दिया था। तो ऐसे हालत में आप देख लीजिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, 29 और 24। आरक्षित विषय थे 29 और स्थानांतरित विषय थे 24। तो ऐसे हालत में इसमें कौन सा विषय आरक्षित विषय नहीं था? तो ऐसे हालत में ढूंढ लीजिए इसमें से कौन सा है। अभी राजस्व, टैक्स, पैसा, राजस्व यानी क्या? टैक्स, टैक्स वसूल करने का काम मरे नहीं छोड़े भारतीयों पर। आप सोचिए ना, भारतीयों को देंगे टैक्स वसूल करने का काम, भारतीयों को तो निचोड़ना है। तो ऐसे हालत में राजस्व ये गवर्नर जनरल के पास आरक्षित विषय। जबकि देखो स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थानीय प्रशासन, ये सब बिना पैसे के, बिना पावर के काम है, तो ये भारतीयों को दिए थे। और इसमें से राजस्व जो था वो कौन सा विषय था? आरक्षित विषय। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा, आज मैंने बात की आप लोगों से कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की। भारत शासन सुधार अधिनियम 1958, क्षमा कीजिएगा, भारत शासन सुधार अधिनियम 1858 से लेकर और हमने 1935 तक के अधिनियमों की चर्चाएं की है व्याख्या सहित। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है आपके संविधान के, जो आपके संविधान के विकास के अंतर्गत आने वाले अधिनियम। तो इनके आप जब अवश्य क्या कीजिएगा, अध्ययन कीजिएगा, इनका रिवीजन भी कीजिएगा। अवश्य यहीं से आपको बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिले। धन्यवाद।